दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में जो फसल है गेहूं की, क्योंकि गेहूं का दाम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। ऐसे में किसान भाई इसकी फसल को लेकर के कोई लापरवाही न करें। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रोग आएगा तो कौन सी दवाई डालनी है, इसको लेकर हम पूसा में प्लांट ब्रीडिंग के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर राजवीर यादव जी से बात करेंगे। यादव साहब, जो अभी जिस अवस्था में गेहूं की फसल है उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका निदान क्या है अभी? देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गेहूं की अगर रोगों की बात करें आप, तो ज़्यादातर सीजन के अंदर हमारी गेहूं की फसल रोग रहित रहती है, उसमें कोई रोग नहीं आता, क्योंकि हमारी जो किस्मों का विकास करने का और किस्मों को जो रिलीज़ करते हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस्म रिलीज़ होते वक्त उसके अंदर इनबिल्ट रेजिस्टेंस हो रोगों के प्रति। तो जितनी भी जनरल रोग हैं, जैसे येलो रस्ट है, पीला रतुआ यानी, या ब्राउन रस्ट है, या करनाल बंट है, या ब्लैक रस्ट है, अगर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन की बात करें, यानी जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, JNK, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया आता है, और पार्ट ऑफ राजस्थान, तो इन सब के अंदर जो मुख्य रोग है वो येलो रस्ट है और ब्राउन रस्ट है। पिछले कुछ समय से ब्राउन रस्ट की इंसिडेंस बढ़ रही है। येलो रस्ट की पिछले कई सालों से इंसिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस करती है, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी क्योंकि रोग प्रतिरोधी होने की वजह से ये इसकी इंसिडेंस बहुत ही लिमिटेड एरिया में कन्फाइन रहती है। ज़्यादातर जैसे जो एरिया नहरों के साथ साथ है वहाँ पे आपको येलो रस्ट की इंसिडेंस देखेगी। मैं किसानों से एक और विनती करना चाहूँगा कि क्रॉप का पीलापन का मतलब पीला रतुआ नहीं है। क्रॉप के अंदर पीलापन तो किसी भी कारण से आ सकता है, कि जैसे आपने हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया, तो हर्बिसाइड की एप्लीकेशन पर्टिकुलरली जब टेम्परेचर लो रहता है तो वो क्रॉप की ग्रोथ को सीज कर देता है और क्रॉप के अंदर हल्का पीलापन आ जाता है। उससे डरने की कोई बात नहीं रहती है, ना उससे कोई ख़ास नुकसान होता है, बल्कि इवन क्रॉप की ग्रोथ को सीज करके उसमें फुटाव बढ़ा देता है। वो पीला रतुआ बिल्कुल भी नहीं है। पीला रतुआ के एक मुख्य लक्षण है कि आपको एक उसकी लाइन दिखाई देगी पीले पाउडर रूपी, यानी आप उसको अंगूठे से या उंगली से टच करके हटाएंगे तो वो आपकी उंगली पे पीला पाउडर लग जाएगा, तब आप कहते हैं कि भाई ये पीला रतुआ है। और वो जनरली लाइन में रहता है। वो लाइन हालांकि कई बार बीच बीच में ब्रेक भी रहती है, कई बार लंबी लाइन बनती है। उस केस के अंदर जिसमें आप पीला रतुआ देखते हैं और भाई आपको लगता है कि भाई इसकी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर पैचीज में हैं तो आप पैचीज में स्प्रे कर सकते हैं। जनरल कोई भी फंजीसाइड है, पर्टिकुलरली आपकी प्रोपिकोनाजोल यानी टिल्ट, जो कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में, उस टिल्ट का स्प्रे करते हैं, वो बड़ी इफेक्टिवली कंट्रोल कर देता है येलो रस्ट का। अगर आपको एक या दो मेन पैचेस दिखाई देते हैं तो पहले एक या दो पैचेस में स्प्रे कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूटेड है इंसिडेंस, तो पूरे खेत में स्प्रे कर लीजिए। सिंगल स्प्रे से ज़्यादातर ये कंट्रोल हो जाता है। अगर जो सिंगल स्प्रे से कंट्रोल ना हो तो तकरीबन 15 दिन के बाद आप एक बार दोबारा, या 15 या 20 दिन, डिपेंडिंग अपॉन भाई आपका रस्ट की इंसिडेंस बढ़ रही है या रुक गई है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अगर आप एक या दो स्प्रे कर सकते हैं और उससे आपका ज़्यादातर कंट्रोल। ये येलो रस्ट के साथ साथ जो प्रोपिकोनाजोल है, ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ये सारे रोगों को कंट्रोल कर देता है। पाउडरी मिल्ड्यू कॉमनली आता है आजकल जब व्हेन यू अप्लाई, जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डोज डालते हैं तो एक सफ़ेद सा पाउडर आ जाता है, तो वो भी काफ़ी इंसिडेंस में आता है। तो उस केस में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और उसका भी कंट्रोल बड़ा ईजी है। क्या मात्रा क्या रहेगी डॉक्टर साहब इसमें प्रति हेक्टेयर अगर कहें जाए तो? देखिए, प्रति हेक्टेयर तो ये जनरली फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन वेरी करता है, पर किसी कंपनी का कोई मेक है तो आप उस कंपनी की रिकमेंडेशन को देखते हुए उसकी मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनी का मेक अवेलेबल है। पर मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अननेसेसरी की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रे तभी करें जब आप कंफर्म हो कि आपकी क्रॉप में इंसिडेंस है
और आपकी क्रॉप में अगर यूनिफॉर्म इंसिडेंस है, यानी ज़्यादातर खेत में आपको उस तरह के प्लांट दिखाई देते हैं, तो आप उसका स्प्रे करें। या आपको पता है कि ये वैरायटी ससेप्टेबल है और इस वैरायटी में हर साल पीला रतुआ आता है, तो उसमें आप उसको जिस चीज़ को ध्यान रखते हुए, और आपका खेत नहर के आसपास है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो आप प्रोफाइलेटिक स्प्रे भी, यानी ये अज्यूम करके भाई इसमें पीला रतुआ आएगा, तो उसमें प्रोफाइलेटिक स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि उसमें पीला रतुआ की इंसिडेंस कम रहे और उससे इनोकुलम भी कम बढ़ेगा, दूसरे खेतों में भी कम जाएगा। और जो हम रेजिस्टेंट जीन यूज़ करते हैं इसके अंदर क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाने के लिए इस रोग के प्रति, उनकी लाइफ भी बढ़ेगी और नए वेरिएंट भी नहीं पैदा होंगे। एक और मुख्य बात मैं जो बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जिस खेत में हम खड़े हैं, ये हमने 20 और 25 अक्टूबर के आसपास के हमने खेत बिजाई की थी। इसका एक मुख्य कारण हम जो अर्ली बिजाई को रिकमेंड करते हैं, उसका एक मुख्य कारण है कि जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि टेम्परेचर सडनली राइज कर गया मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जिसकी वजह से गेहूं के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। तो अगर आप गेहूं को अक्टूबर में बो दें, तो अक्टूबर में बोने से आपका क्या होगा कि उसका टोटल ड्यूरेशन बढ़ेगा क्रॉप का, और वो मार्च के आखिरी हफ्ता और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो सडनली टेम्परेचर राइज होता है, तो उस टाइम तक क्रॉप पकवार के ऊपर आ चुकी होगी और उसके में सडनली टेम्परेचर राइज का कोई नुकसान नहीं होता। दो तीन और मुख्य चीज़ें हैं इस चीज़ के में रख रखाव के लिए। अगर आप क्रॉप अर्ली बोते हैं तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाई आपको ज़्यादा पानी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। जब आपका नवंबर और दिसंबर में जब टेम्परेचर डिप करता है, तो आप इरिगेशन के इन बिटवीन डेज़ वो बढ़ा सकते हैं। यानी जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि हर 20 to 25 डेज़ के अंदर इरिगेशन दीजिए, पर जहाँ जैसे पंजाब के ज़्यादातर एरियो के अंदर 4 या 5 इरिगेशन में वीट के क्रॉप को इजीली लिया जा सकता है। यानी आप इजीली दो इरिगेशन इवेंट के बीच में आप 30-35 दिन का 30-35 दिन का गैप रख सकते हैं। पर्टिकुलरली जब टेम्परेचर ज़्यादा डिप करता है, जैसे आपका जनवरी में, दिसंबर के एंड में और मिडल ऑफ जनवरी में, तब आप इस ड्यूरेशन को और भी बढ़ा सकते हैं। और एक अन्य बात है जिससे काफ़ी किसान चिंतित रहते हैं कि भाई टेम्परेचर गिरने से क्या गेहूं की फसल में नुकसान होगा क्या। ज़्यादातर टेम्परेचर, क्योंकि ये विंटर क्रॉप है और इसके अंदर सरसों के कंपैरिजन में और दूसरी क्रॉप के कंपैरिजन में फ्रोस्ट टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लो टेम्परेचर इसके फेवरेबल होता है। इतना लो चला जाए कि भाई बर्फ़ जम जाए उसके ऊपर, जो हम फ्रोस्ट डैमेज कहते हैं, तब तो थोड़ा डैमेज आता है, वो भी बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। तो वीट के अंदर टेम्परेचर लो होने से कोई चिंता का कारण नहीं होता, बल्कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है कि आपके अंदर क्रॉप की ग्रोथ रुक जाती है, और क्रॉप की ग्रोथ रुकने की वजह से उसके अंदर फुटाव बढ़ जाता है, और फुटाव बढ़ने की वजह से आपका, अगर मान लो अनइवन स्टैंड है फील्ड में, तो वो खेत के अंदर नंबर ऑफ हेड्स यानी नंबर ऑफ बालियाँ बढ़ जाएगी और आपकी पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी। एक अन्य चीज़ जिससे ज़्यादा किसान चिंतित रहते हैं, वो है कि जब आप अर्ली सोइंग करते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपकी क्रॉप की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर डर रहता है कि क्रॉप का गिरने का, पर्टिकुलरली जब ग्रेन फिलिंग स्टार्ट होती है। तो उस चीज़ के लिए भी हमने कुछ उपयोग किए हैं, हालांकि वो प्राइमरी तौर पे हमने उपयोग किए हैं उन चीज़ों का। आप क्रॉप को तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप स्टेज, जैसे 45 से 50 दिन के आसपास अगर अक्टूबर की बोई हुई क्रॉप है, तो उसको तकरीबन आपका नीचे से आप 1 इंच छोड़ के आप उसको कट कर सकते हैं, और कट करके उसको हरे चारे के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हरे चारे की प्राइसेस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो एक उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपका जो हरे चारे के लिए आप अपना खेत स्पेयर करते हो पशुओं के हरे चारे, तो उस खेत को भी आप क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो और इसको हरे चारे के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा ये फ़ायदा है कि इसके कट लगाने से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा टिलर होते हैं, वीट में ज़्यादातर जो फुटाव होता है, वो जो जितने तने आपकी बाली में कन्वर्ट होंगे उससे ज़्यादा तने बनते हैं ज़्यादातर। तो जितने एक्स्ट्रा तने बने हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और जो मेन तने हैं जिनके अंदर बाली निकलनी है वो बचेंगे। तो आपका उससे थोड़ा सा बायोमास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और क्रॉप की पैदावार बिना घटे आपकी गिरने की समस्या भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी।
बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी क्रॉप की कटिंग नंबर एक, तो जो नीचे गेहूं के अंदर एक सबसे पहले जब उसके अंदर बढ़ोतरी शुरू होती है तो सबसे नीचे एक गांठ आती है। वो गांठ ज़्यादातर अगर आपने गेहूं को, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने गेहूं को अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में बोया है और आपने उसके अकॉर्डिंग वैरायटी चूज़ की है, तो ज़्यादातर वैरायटियों में वो 45 या 40 से लेके 50 दिन के बीच में आती है। तो 40 से 50 दिन के आसपास उसके ऊपर कट लगाएं और उस गांठ के ऊपर कट लगाएं। अगर गांठ ज़मीन से, ज़्यादातर वो धरती के अंदर दिखाई देगी, रेत के जैसे जस्ट धरती के साथ साथ या थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उसी के अंदर आपका बाल बनती है, उसी के नीचे उसके जस्ट ऊपर, और वही जब तना बढ़ता है तो बाल भी अंदर अंदर बढ़ती रहती है। तो उस बाल को ना काटें, उसके ऊपर रहें। तो इस चीज़ का ध्यान देने का है। तो ये आप वैरायटी का ध्यान रखिए कि ज़्यादातर अर्ली सोन वैरायटी जैसे हमारी HD 3226 है, हमारे HD CSW 18 है, या हमने जो अभी एक नई किस्म ईजाद की है कि उसका शायद अगले साल हम बीज दे पाए पर्याप्त मात्रा में, या 2-2 किलो की किट या 1-1 किलो की किट, डिपेंडिंग अपॉन भाई कितना हमारे पास सीड अवेलेबल होगा। तो HD 3410 है, वो HD 3390 है। तो ये सब किस्में हैं हमारी अर्ली बिजाई के लिए उपयुक्त है और इनका हम प्रयोग के तौर पे देंगे। इन सब किस्मों में 45 से 50 दिन के आसपास वो गांठ बनती है। तो किसान भाई उस दिन से पहले, 45 दिन से थोड़ा सा या गांठ आने से थोड़ा सा पहले उसकी कट कर लें और उसको चारे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात है कि बायोमास को कंट्रोल करने का एक और तरीका है कि हमारे पास कुछ ग्रोथ रेगुलेटर हैं। ग्रोथ रेगुलेटर इन द सेंस, वो जो ज़्यादा बायोमास बनता है उसकी ग्रोथ को घटाने के लिए, उसमें हम ज़्यादातर एक CCL है, ये जो कॉमनली मार्केट में लियोसिन के नाम से अवेलेबल है, और एक उसमें हम फंजीसाइड रिकमेंड करते हैं मिक्स करने का, फोलिकर। तो यानी लियोसिन 250 ml, फोलिकर 125 ml, 1 एकड़ के लिए ये टैंक मिक्स करके आप तकरीबन 125 लीटर पानी के अंदर, ये भी पहली गांठ के बनने के ऊपर, जब पहली गांठ बन जाती है उस दौरान आप इसका लगभग सब 45 दिन के आसपास, तो उस टाइम अगर आप स्प्रे कर देंगे तो उससे भी गेहूं की ग्रोथ थोड़ी कम बढ़ाई करेगी। ये सिर्फ उन्हीं किस्मों में यूज़ करें जिनमें बायोमास ज़्यादा बनता है या जिनकी हाइट ज़्यादा रहती है। हाइट का क्राइटेरिया ये है कि ज़्यादा हाइट 95 सेंटीमीटर से ऊपर। जो वैरायटी 90 सेंटीमीटर की है या 90, 92, इवन 95 तक या उससे नीचे की है, उन वैरायटियों में इन ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी क्रॉप जनरली बिना ग्रोथ रेगुलेटर के नहीं गिरेगी और अच्छी रहेगी। अभी जिस खेत में हम खड़े हैं ये हीट टॉलरेंट वैरायटी है। ये देखिए, हीट टॉलरेंट का हम जनरली इस तरह से देख सकते हैं हम हीट टॉलरेंट को कि ये वैरायटी हीट प्रतिरोधी है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस वैरायटी की स्टेज क्या थी जब टेम्परेचर बढ़ने लगा। हाँ, यानी अगर कोई सी वैरायटी जिसके अंदर ग्रेन फिलिंग स्टार्ट हुई है या ग्रेन फिलिंग मिडिल में है और उस टाइम टेम्परेचर बढ़ा सडनली, यानी टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि 38-39 डिग्री से ऊपर, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, चाहे कितनी ही हम उसको हीट प्रतिरोधी बनाएं। बट अगर कोई वैरायटी जैसे हम अर्ली सीडिंग के लिए रिकमेंडेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने वैरायटी रिकमेंड कर रखी है, तो ज़्यादातर चांस है कि जब 39 डिग्री टेम्परेचर होगा तो उसकी वो स्टेज निकल चुकी होगी। तो उसके अंदर आपका या तो वो ग्रेन ड्राइंग की स्टेज पे होगी या उसकी ग्रेन फिलिंग 75% तक हो चुकी होगी, तो या 50% से अबव हो चुकी होगी। तो उस केस के अंदर उसमें नुकसान नाम मात्र को होता है, मुश्किल से 1% हो जाए तो कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता। सबसे ज़रूरी है समय से बुआई। हाँ, समय से बुआई, और आपकी जो इम्पोर्टेंट स्टेज है जिसके ऊपर क्रॉप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है टेम्परेचर के प्रति, यानी हाई टेम्परेचर के प्रति, वो स्टेज निकल चुकी हो, तो उसके लिए हम ज़्यादातर ये रिकमेंडेशन देते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी अर्ली बिजाई कर दें, तो आपके चांसेस है कि आपकी क्रॉप कभी हीट में नहीं फंसेगी। बिहार के अंदर जहाँ मजबूरी है कि भाई पानी खेतों से जल्दी
निकलता नहीं धान की बुआई के बाद, और व्हीट की लेट सोइंग मजबूरी है, उनमें आप ज़रूर जो लेट सोन के लिए रिकमेंडेड वैरायटियाँ हैं वो ज़्यादातर वैरायटियाँ लेट सोन की हीट टॉलरेंट होती है, तो क्योंकि उनको उसी कंडीशन में टेस्ट किया गया होता है, तो उन्हीं वैरायटियों को चूज करें। हमारी पूसा की भी 2 वैरायटियाँ हैं, हमारी HD 3271 है और HD 3298 है। ये 3298, 3271, ये लेट सोन टू वेरी लेट सोन। वेरी लेट सोन का मतलब है 5 जनवरी तक भी सोइंग करके इनकी अच्छी पैदावार ले सकते हो।